भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। स्वागत कीजिए प्रशांत टंडन साहब का। शुक्रिया प्रभाकर, आज आप हॉट सीट पे हैं। मैं सुहास जी को सुन रहा था बहुत ध्यान से, पता नहीं आप लोगों ने सुना कि नहीं, और बहुत अच्छा उनका वक्तव्य था और अच्छी बात यह कि वो लिखा हुआ था। तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो दे जाएं अपना लिखा हुआ प्रोफेसर साहब को, ताकि वो आप लोग पढ़ें उसको। वो बहुत उसमें कुछ गहरी बातें हैं जो जाननी चाहिए, खासकर उनको जो कि पत्रकारिता में अब आ रहे हैं। देखिए, 10 मिनट का समय है तो मैं वक्त तो ख़राब नहीं करूँगा। कुछ साल पहले मैं मीडिया स्कूल्स के जैसे आपका कॉलेज है तो उसका एक अवार्ड होता है ऑल इंडिया, उसकी जूरी में था। तो उसका एक प्रोग्राम हो रहा था और उसका जूरी का जो अवार्ड प्रोग्राम था, उस अवार्ड प्रोग्राम में जो चीफ गेस्ट थे वो हमारे साथी पत्रकार थे टेलीविज़न के। उन्होंने एक बात कही वहाँ पे कि मीडिया स्कूल्स को अपना करिकुलम बदलना चाहिए, क्योंकि मीडिया स्कूल के बच्चे जब न्यूज़ रूम में आते हैं तो उनको लगता है किसी और ग्रह में पहुँच गए। बात तो काफ़ी हद तक ठीक भी है। जो लोग न्यूज़ रूम में रहे हैं वो लोग जानते हैं कि वहाँ पे आग लगी हुई होती है। एक एक मिनट, एक एक 5-5 सेकंड का कंपटीशन होता है। मॉनिटर बैंक लगा होता है, कोई इनपुट एडिटर होते हैं, वो चिल्ला रहे होते हैं, ये फीड क्यों नहीं आई, वो खबर आ गई थी, गई क्यों नहीं। एकदम वहाँ पे मतलब यू आर ऑलवेज ऑन द टोस। इतना तनाव होता है काम का कि स्क्रिप्ट करनी, एडिट करना है, फीड लेना है, इंजेस्ट करना है, भागम भाग मची होती है। तो जाहिर सी बात है कि डिस्कनेक्ट तो है थोड़ा बहुत। लेकिन मैंने वहाँ पे एक अपना इंटरवेंशन दिया और ये कहा कि मीडिया स्कूल एक आइडियल पत्रकार बना के भेज रहा है। मीडिया स्कूल ये नहीं बता सकता कि टेलीप्रॉम्प्टर या स्टूडियो में बैठने के बाद आप हिंदू मुसलमान करोगे। मीडिया स्कूल ये नहीं सिखा सकता कि आप सरकार से सवाल नहीं पूछोगे। ये न्यूज़ रूम सिखाता है आपको। तो ये जो डिस्कनेक्ट है, ये अच्छा डिस्कनेक्ट है, ये होना चाहिए। हमारे देश को बहुत ईमानदार और मजबूत और बहुत आइडियल पत्रकारों की ज़रूरत है। तिकड़मबाज सरकार की, अभी जिन्होंने कहा गोदी मीडिया की बात आई, तो सरकार के पक्ष में बैठ जाने वाले पत्रकारों की आवश्यकता नहीं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप वैसे पत्रकार बनोगे जो जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है। तो जो पढ़ाया जा रहा है वो ठीक पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पत्रकारिता का एक लंबा इतिहास रहा है। और अगर आपको बात करनी है तो फिर आप यहीं पे आके बात कर लीजिए। हमारे ज़्यादातर फ्रीडम फाइटर्स, सभी फ्रीडम फाइटर्स पत्रकार थे। भगत सिंह हो, चाहे वो पंडित नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस, सबने अब अखबार निकाले, लेख लिखे, पत्रकारिता की। पत्रकारिता का ही रोल है। हमारे जो देश को आज़ादी मिली उसमें बड़ा रोल पत्रकारिता का था। और उस आइडियलिज्म को हमारी पत्रकारिता लेकर चली, अभी भी लेकर चल रही है। ऐसा नहीं है कि एक पत्रकारिता का एक हिस्सा ज़रूर जो कॉरपोरेट मीडिया है वो चला गया है और वो सरकार के पक्ष में बातें रखता है और ख़ास किस्म का एक नैरेटिव वहाँ से पैदा होता है, समाज को बांटने वाला कई बार पैदा होता है। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि मैं उन चैनलों पे और उन सब जगह पे रहा हूँ। लेकिन एक बड़ा हिस्सा अच्छी पत्रकारिता भी कर रहा है और बहुत जोखिम उठा के पत्रकारिता कर रहा है। देखिए, पत्रकारिता बहुत खतरनाक पेशा है। जब आप बात कर रहे हैं तो हमारे कुछ साथी गाज़ा पे हैं, वहाँ रॉकेट आ रहे हैं, वहाँ पे मिसाइल्स आ रही हैं,
गोलियां चल रही हैं, कई लोग हमारे में से हम लोग वॉर को कवर किया हम लोगों ने, तो एक खतरनाक पेशा है। और अगर आप दिल्ली में रहकर भी पत्रकारिता कर रहे हैं तो भी बहुत खतरनाक है, न जाने कब पुलिस वाले आ जाएं आपके पास, कब आपका लैपटॉप उठा के ले जाएं, कब मोबाइल उठा के ले जाएं। तो ये खतरनाक पेशा है। और उसके बाद भी आप देखिए कि जिन लोगों के लैपटॉप ले गई पुलिस या जो मोबाइल ले गए, वो बोल रहे हैं, वो खामोश नहीं हो गए, वो चुप नहीं हो गए, वो डर नहीं गए। ये सीखिए उनसे आप। तो एक बेहतर पत्रकारिता भी मौजूद है, जो आपके शिक्षक आपको सिखा रहे हैं, वो पत्रकारिता देखी जा सकती है। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वो उसकी मिसाल है। अब पत्रकारिता के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसके पहले मैं आऊँ तो एक बात जो एक बहुत किसी फेमस संपादक ने कभी कही थी कि जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट somebody is hiding something somewhere. Other than this is all public relations. पत्रकारिता वो है जो कहीं किसी से कोई छिपा रहा है, उसको निकालना पत्रकारिता है, सवाल पूछना पत्रकारिता है। बाकी तो काम आसान है, बाकी पब्लिक रिलेशंस है। पत्रकारिता के जो कुछ चैलेंजेस हैं अभी आपकी जनरेशन के समय, एक बड़ा चैलेंज है पत्रकारिता जिससे होकर गुजर रही है, जिसकी चर्चा हमारे पूर्व वक्ता जी ने भी की, सुभाष जी ने की, प्रभाकर ने भी उस पर रोशनी डाली। क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ा जो चैलेंज है, चुनौती है आज की पत्रकारिता की, वो क्रेडिबिलिटी। जनता विश्वास नहीं मान रही है। एक समय था कि जब पत्रकार अपने आप को कहता था कि वो जर्नलिस्ट है तो समाज बड़ी इज्जत करता था उसकी, है ना। स्कूटर में प्रेस भी लिखवाता है तो लोग उसको देखते हैं, हाँ ठीक है। रेड लाइट भी जंप कर दी तो पुलिस वाला भी नहीं बोलता था उसको। अब ऐसा है नहीं, अब थोड़ा सा खतरा है इसमें। तो क्यों? क्योंकि क्रेडिबिलिटी खराब हुई है। और वो क्रेडिबिलिटी कैसे खराब हुई है? जब आप पत्रकारिता का धर्म निभाना बंद कर देंगे तब क्रेडिबिलिटी आपकी खराब होगी। 8-9 महीने बता दिएगा मुझे। उसके बाद दूसरा एक चैलेंज है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी आपकी बात बहुत दूर तक जाए। एक तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आज के दौर में अगर आप डिजिटल कर रहे हैं तो, और उस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बावजूद भी आपका संदेश बहुत दूर तक नहीं जाता। जो लोग यूट्यूब बनाते होंगे या सोशल मीडिया करते होंगे, उनको अंदाज़ होगा कि वो आपकी बात दूर तक नहीं जा रही है। और तीसरी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है रेवेन्यू। पैसा नहीं आता है उसमें, रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। जो लोग अपने एंटरप्रेन्योरशिप में मीडिया चला रहे हैं वो जानते हैं इस बात को कि रेवेन्यू लाना कितना मुश्किल काम है, और ख़ासकर तब जब आपको कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ ना करना हो। तो ये 3 बड़े चैलेंज हैं, क्रेडिबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और रेवेन्यू। और मुझे लगता है कि ये तीनों जो पहला है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना रिसर्च करके किसी सब्जेक्ट पे कितनी ईमानदारी से अपना प्रोग्राम बना रहे हो, प्रेजेंटेशन कर रहे हो, चाहे आप पॉडकास्ट बना रहे हो, चाहे आप यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बना रहे हो, या आप लेख लिख रहे हो, या अखबार में रिपोर्टिंग कर रहे हो, किसी मीडिया हाउस में काम कर रहे हो। तो क्रेडिबिलिटी इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन यू, कि आप कितना क्रेडिबल हो, आप कितना रिसर्च कर रहे हो। मैं लंबी उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि जब हम लोग क्राइम रिपोर्टिंग करते थे तो हम लोग तो एक स्टूडेंट की तरह फायर आर्म्स के बारे में पढ़ते थे, उस फोरेंसिक साइंसेस के बारे में पढ़ते थे। अभी भी मेरे घर में वो किताब रखी हुई है सारी, कि वो कैसे कोई मौत हुई है तो कैसे, सुसाइड है तो या मर्डर है तो कैसे हम पता करें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ते थे। आज के समय में भी आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी ये सब चीज़ें। एनीवे, तो जो मीडिया को अगर आपको लॉन्च करना हो, ये दूसरे 2 चैलेंजेस हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन
और डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू, बहुत सारे नए ऐप्स आ गए हैं और ऐप बेस्ड जर्नलिज्म भी है, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। अगर आप कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। इतना रेवेन्यू आपको अपने आप आ जाता है कि आपको किसी की नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप उसको ठीक से कर रहे हैं। वो यूट्यूब या ट्विटर या इंस्टाग्राम या फेसबुक आपको इतना रेवेन्यू दे रहा है। ज़रूरत किस बात की है कि आप सही टेक्नोलॉजी को अपना पाएँ, और आपकी जनरेशन जब तक आएगी फील्ड में और अपना कुछ करने की कोशिश करेगी, तब तक एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वो मीडिया में अभी नहीं आई है, अभी वो क्रिप्टो करेंसी में है और जगह पे है, ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन के बारे में अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ब्लॉकचेन में जो ये बातें मैं कह रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन की, क्रेडिबिलिटी की, रेवेन्यू की, ये सब बातें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में संभव है। कभी किसी वक्त क्लास होगी तो मैं ब्लॉकचेन के बारे में ही आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा, यहाँ पे इतना समय नहीं लूँगा। और तो ब्लॉकचेन के बारे में पढ़िए कि वो कैसे, उसको नई टेक्नोलॉजीज़ कैसे आप मीडिया में ला सकते हैं। चैट जीपीटी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपका बहुत सारा काम, डेस्क का, रिसर्च का काम आसान हो गया उससे, लेकिन क्रॉस चेक फिर भी चाहिए होता है। एक नई स्ट्रीम ऑलरेडी आ गई मीडिया में जिसको कहते हैं फैक्ट चेकर्स। फैक्ट चेकर्स की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है क्योंकि झूठ बहुत बढ़ रहा है, तो जितना झूठ बढ़ेगा उतना झूठ को पकड़ने वाले की भी डिमांड होगी। 4-5 तो भारत में ही चल रहे हैं और पूरी दुनिया में, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी, मिशिगन यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोजेक्ट हैं इसको लेकर। तो एकेडमिकली भी वो बहुत आवश्यक है कि फैक्ट चेकर्स में, फैक्ट चेक और हेट स्पीच में आपको जाना है। और आखिरी बात मैं कहूँगा, जो कानून है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल 19(1)(a), जो हम लोगों का हमारी जो सबसे सेक्रोसेंट धारा है संविधान की, जिसके तहत हमको बोलने का अधिकार मिलता है, जिसका दमन होता है, जो पुलिस आती है और लैपटॉप ले जाती है, ये आर्टिकल 19(1)(a) में बहुत दिक्कतें हैं। और भारत में एक आर्टिकल 19(2) भी है, अगर आपके प्रोफेसर्स ने बताया होगा आप लोगों को, जिसमें मीडिया, जिसमें बोलने की आज़ादी के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उन रिस्ट्रिक्शंस पे तो दर्जन भर कानून है। कोई भी नया कानून बनता है भारत में, उसमें ये ज़रूर उसमें होता है कि क्या चीज़ नहीं रिपोर्ट करनी है, क्या चीज़ प्रसारित नहीं करनी है, क्या मीडिया में नहीं जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 19(1)(a), जो कि बोलने की आज़ादी की गारंटी है, इसके ऊपर एक भी कानून हमारे देश में नहीं है। मीडिया के कानून भी नहीं है। एक वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट हुआ करता था, कभी वो ख़त्म हो चुका है। तो नए कानून, जो भी नई सरकार बने, उसमें नए कानून बनाने की आवश्यकता है, जो मीडिया के, पत्रकारों के हितों को, मीडिया के हितों को, और जो क्रॉस मीडिया ओनरशिप आप कह रहे थे कि मीडिया का जो मालिकाना हक है, उसको लेकर काम हो। और इस पे बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे के अपनी बात ख़त्म करूंगा, क्योंकि कितना मीडिया का जो कानून है हमारे देश में वो क्यों ज़रूरी है। और ख़ासकर मीडिया का जो क्रॉस मीडिया ओनरशिप की बात हो रही थी, उसको समझिए आप लोग, क्योंकि आप भविष्य के संपादक हैं, रिपोर्टर हैं। देखिए, भारत में एक अखबार चलाने वाला टीवी चैनल भी चला सकता है, वो विज्ञापन की कंपनी भी चला सकता है, वो केबल टीवी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी चला सकता है। फर्ज कीजिए हम अमेरिका को लेते हैं, अमेरिका में ये संभव नहीं है। आपके यहाँ दैनिक जागरण छपता है तो मेरठ से भी छपता है, मुरादाबाद से भी छपता है, बरेली से भी छपता है, लखनऊ से, कानपुर से, न जाने कहाँ कहाँ छपता है। न्यूयॉर्क टाइम्स
न्यूयॉर्क से ही छपता है। न्यूयॉर्क टाइम्स बोस्टन से नहीं छप सकता। वॉशिंगटन पोस्ट न्यूयॉर्क से नहीं छप सकता, वो वॉशिंगटन में ही छपता है, उसके मल्टीपल एडिशंस नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क राज्य में कोई टीवी चैनल नहीं ला सकता। संक्षेप में केवल इतना मैं बता दूं कि जैसे आपके यहाँ मोबाइल्स के सर्किल है भारत में, अमेरिका में व्यूअरशिप के या न्यूज़पेपर की रीडरशिप के सर्किल्स हैं, और एक सर्किल में अगर न्यूयॉर्क टाइम्स जिस सर्किल में है उसकी 33-34% अगर वो रीडरशिप ले रहा है उस स्पेस में, तो वो वहाँ पे दूसरा मीडिया हाउस नहीं ला सकता कोई। ये रिस्ट्रिक्शन है वहाँ के कानून में। वहाँ पे एक कम्युनिकेशन कमीशन है, वो इसकी इजाज़त नहीं देता। अभी आपके यहाँ एनडीटीवी बिक गया, जिसके पास पैसा तो उसने ले लिया। अमेरिका में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एनडीटीवी एक ऐसा संस्थान है जो पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करता है। उसको आप सेकेंड हैंड कार की तरह नहीं खरीद सकते। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए, और सुहास जी का आर्टिकल ज़रूर पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।